सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू किए, इससे पहले हम लोगों का फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हुआ है और अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सेटलमेंट की बात कर रहे थे कि मानव अधिवास किसको कहते हैं। तो कल हमने मानव अधिवास के बारे में जाना कि उसकी संरचना किस प्रकार होती है और उसमें हमने बताया कि दो तरह के अधिवास होते हैं, खास करके एक ग्रामीण और एक नगरीय अधिवास। तो ग्रामीण अधिवास को जैसे मैंने बताया था कि जो प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़े हुए, प्राथमिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, और मैंने प्राथमिक गतिविधि भी आपको बताया था, समझाया था कि गतिविधियां मुख्यतः जो होती है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तक बताया था। और इसको हम लोग जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगा हमारा ये सोशल के बाद, तो उसमें और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और उससे भी अगर विस्तार पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग जब ऑप्शनल पढ़ेंगे, जो बच्चे ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो उसमें वो हम उसको डिटेल से पढ़ाएंगे। लेकिन आज हम फिर ग्रामीण, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ग्रामीण बस्ती बसती है, किस तरह से डिफरेंट एरिया में, यूरोप में किस तरह से है, आप देखेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह से बस्ती बसता है। और उसी तरह से हमने आपको बताया कि बस्तियों के प्रकार, प्रारूप किस प्रकार से होते हैं, जिसमें हमने देखा कि टी आकार, वाई आकार, स्टार, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग नगरीय अधिवास पे चर्चा करते हैं। जानते हैं हम लोग कि जो पुराने जमाने में ज्यादातर, इवन आप इंडिया का ही बात देखें, भारत का ही बात देखें, तो ज्यादातर जो हमारे बस्तियां थी वो ग्रामीण थी। इवन भारत का भी आपको याद होगा जब आजादी से पहले या उससे पहले कहा जाता था तो कहा जाता था भारत गांव का देश है। तो इसी आधार पे अब हम लोग देखेंगे, लेकिन नगरीय जो है आबादी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आधुनिक विद्वानों का मानना है कि सबसे पुराना शहर की बात अगर हम करते हैं तो वो मेसोपोटामिया क्षेत्र का पहला नगरीय अधिवास स्थापित हुआ। विश्व में पहला अधिवास जो हुआ वो मेसोपोटामिया के पास हुआ। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो सबसे पुराना शहर जो था मेसोपोटामिया के पास, उसका नाम था उरुक। ये उरुक था सबसे पुराना, जो लगभग 4500 बीसी यानी ईसा पूर्व था, स्थापित हुआ था। इसके पश्चात लगभग आप देखते हैं तो 3800 ईसा पूर्व में उर की स्थापना हुई थी। उरुक के बाद उर की स्थापना हुई थी। उस ये समय ये दोनों जो थे वो फरात नदी, दजला और फरात जो होता है, तो दजला और फुरात की संगम पर ही ये बसा हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता। तो जो फुरात नदी है उसके तट के निकट ये स्थापित हुआ, ये पहला शहर जो उरुक था। इसी को अगर हम आगे देखें तो इसके बाद जो हम देखते हैं जो पहला शहर, तो अगर आप देखें इसको तो ये 2900 ईसा पूर्व तक ये शहर जो था दीवारों से घिरा हुआ था। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको दुर्ग मिलता है, दीवार से घिरा हुआ शहर मिलता है। ये उस जमाने में दीवारों से घिरा हुआ शहर होता था सुरक्षात्मक दृष्टि से, क्योंकि उस जमाने में तो एयरफोर्स वगैरह होता नहीं था। तो जो भी कोई अगर शहर पे हमला करता था तो नगर दीवार से घिरा होता था, उस गेट को बंद कर दिया जाता था, उसके बाद फाइट किया जाता था। तो इस तरह दीवारों से घिरा होता था, जहां की आबादी लगभग 65,000 थी। तो अगर उस वक्त देखेंगे तो जो फर्स्ट अर्बन एरिया था उसकी आबादी 65,000 हुआ करती थी। उसी तरह से देखेंगे कि फाइनली तीव्र विकास हुआ। हम जानते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के बाद 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के बाद आप देख लें, 19वीं 20वीं शताब्दी के बाद आप देख लें, तो जब हम आते हैं तो उस वक्त काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ा और शहरों का विकास हुआ। तो उस तरह से अगर विकास की हम शहरों की बात करें तो ये जो प्रेजेंट डे में हम देखते हैं तो ये नवीन घटना है, क्योंकि ये सब औद्योगिक क्रांति के बाद हुई। जब हमारे पास कार हो गए, फैक्ट्री हो गए, बहुत सारे संसाधन आ गए उसके बाद। तो उस तरह से अगर देखें तो प्रथम नगरीय बस्ती जो है वो लंदन को माना जाता है, जिसकी आबादी 1810 में, जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यतः आप देखेंगे तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में काफी तीव्र विकास हुआ है। लोग अंधाधुंध विकास किए हैं और उसमें काफी आप देखेंगे तो फॉसिल फ्यूल वगैरह का यूज किया गया है। तो इसकी जनसंख्या 1810 में 10 लाख के आसपास थी। तो विश्व का पहला 10 लाख आबादी वाला शहर लंदन है, यह हमेशा याद रखिएगा। तो ये लंदन था। वर्तमान में अगर हम देखें कि विश्व में कितने नगर हैं, तो अभी हम यूएन की रिपोर्ट, जो यूएन की रिपोर्ट आती है पॉपुलेशन पे,
उसका अगर हम आकलन करें, अध्ययन करें, तो उसमें 512 जो आबादी है शहर की, उसकी 10 लाख से ज्यादा आबादी है पूरे दुनिया में। यानी पूरी दुनिया में 1810 में सिर्फ एक शहर था, अभी है आपको 512 शहर जिसकी आबादी 10 लाख है। वर्तमान में विश्व का 55% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया प्रारंभ में क्या था, जितनी विश्व की आबादी थी ग्रामीण थी, अब 55% हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब बहुमत नगरीय आबादी की हो गई। अब 45% ही ग्रामीण में बसा हुआ है और ये धीरे धीरे और ग्रामीण एरिया कम रहा है। उसी तरह से देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया, यूएन की जो रिपोर्ट आती है, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार 2050 तक ये 68% हो जाएगा, यानी 68%। इसका मतलब सिर्फ 32% आबादी आपकी ग्रामीण रह जाएगी। सिर्फ 32% ही ग्रामीण आबादी आपके पास रहेगी। तो ये लगभग आप देखेंगे तो जो हमारी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ रही है। और यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की बात जो कर रहे हैं, उसमें यह भी है कि जो तीव्र गति से नगर बन रहे हैं या बस रहे हैं, वो भी एक कारण है आपको ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करने का, योगदान करने का। तो चलिए इसको हम आगे और देखते हैं। नगरीय की बात अगर हम करें तो नॉर्मली हम देखेंगे तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो अब नॉर्मली हम देखेंगे कि नगरीय अधिवास, जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मल जो नगरीय अधिवास उसको कहेंगे जो आपको सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज या क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में लगे हो। तो अगर नगर की परिभाषा देखें तो नगर को अगर परिभाषित करें तो ये सिर्फ ग्लोबल लेवल पे कोई यूनिवर्सल इसकी परिभाषा, यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पे आप इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि विभिन्न देशों के आधार पे, यानी डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट तरीके से इसके पैमाने रखे गए हैं कि किसको नगरीय सभ्यता कहेंगे और किसको नगरीय सभ्यता नहीं, नगरीय आबादी नहीं कहेंगे। तो नगरी का अधिवासों का वर्गीकरण तो देखेंगे विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे कुछ देश जो होते हैं वो सामान्य अधिकार, मतलब जो आधार बनाते हैं वो जनसंख्या बनाते हैं कि यानी इतना पॉपुलेशन है, इतनी आबादी है, इसका मतलब ये अर्बन है। और कम जनसंख्या तो कुछ जनसंख्या का आकार देते हैं। कुछ मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय, जो मैंने बताया कि अगर वहां ज्यादातर एक्टिविटीज हो रही है सेकेंडरी और टर्सरी, तो वो हो सकता है। उसी तरह से कुछ शहर ऐसे होते हैं जहां प्रशासनिक ढांचा स्थापित हो, अर्थात कि जैसे सपोज कीजिए कोई एक जिला है, उस जिला में ज्यादातर लोग ग्रामीण एरिया है, लेकिन जो जिला का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है वो क्या होता है, उसकी प्रशासनिक इकाई होती है। भले उसकी आबादी जो दूसरे शहर है उसी जिला में, कोई सब डिवीजन है या कोई दूसरा एरिया है, उसकी आबादी हो सकता है कि 20,000 या 50,000 हो, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट की आबादी सिर्फ 10,000 हो, या उस डिस्ट्रिक्ट टाउन की, जो डिस्ट्रिक्ट टाउन है उस डिस्ट्रिक्ट टाउन की आबादी अगर 10,000 हो, लेकिन वो प्रशासनिक ढांचा है, वहां सारे प्रशासन के तंत्र है, तो वो नगर कहलाता है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि नगर आपका इस तरह से होता है। तो नगरों की भौतिक परिभाषा, अगर परिभाषा की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो आपको जनसंख्या इसको आधार मानते हैं, दूसरा व्यवसाय और तीसरा प्रशासकीय ढांचा। अगर प्रशासकीय ढांचा के आधार पर भी कुछ देश बनाते हैं, व्यवसाय और जनसंख्या। लेकिन अगर नगरीय परिभाषा, इसको अगर हम एक परिभाषा के तौर पे देखें कि एक यूनिवर्सल परिभाषा नहीं है, लेकिन एक अगर कोई सामान्यकृत, यानी एक जनरल आप देखें, जनरल परिभाषा देखें तो वैसा बस्ती, यानी किस बस्ती को हम शहर कहेंगे, वैसा बस्ती जो गैर ग्रामीण बस्ती हो। यानी गैर ग्रामीण का मतलब हो गया कि उसमें ग्रामीण आवास वाला सिस्टम ना हो, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज ना हो, जो आर्थिक रूप से कार्यशील हो,
दूसरी बात वो इकोनॉमिक रूप से एक्टिव हो। आप देखते हैं बहुत सारे गांव ऐसे होते हैं, अभी भी हमारे देश में देखिएगा बहुत सारे गांव आत्मनिर्भर है, यानी वहीं अपने चावल उग जाए, वहीं से मछली या कुछ सब्जी उग जाए और उसी से खाना पीना उनका चल गया। तो अभी भी बहुत इस तरह के आपको गांव मिलेंगे, खास करके झारखंड उड़ीसा की तरफ आप जाएंगे तो इस तरह की कार्यशील हो। यहां एक स्थानीय सरकार मतलब लोकल म्युनिसिपैलिटी टाइप का गवर्नमेंट, जैसे हम लोग देखते हैं ना म्युनिसिपैलिटी, तो उस टाइप का स्थानीय एक उसका प्रशासन हो जो उस शहर को देखता हो, जहां और उसकी एक कानूनी सीमा, इसको एक कानूनी सीमा होता है, यानी इस तरह से अगर हो तब उसको हम लोग शहर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए दिल्ली का जो मास्टर प्लान है वो उसकी कानूनी हैसियत है। अगर उस मास्टर प्लान में कुछ दे दिया गया है तो वो आप उसको चैलेंज कोर्ट में कर सकते हैं कि ये मास्टर प्लान में ये है और इस तरह से यहां ये बना रहे हैं, तो उसकी क्या है, कानूनी हैसियत है, तो उसकी एक कानूनी सीमा भी हो। तो इस तरह से हम आप देखेंगे तो इसको परिभाषित कर सकते हैं कि शहर किसको कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि हम शहर किसको कहते हैं। अब इसी में आगे हम देखते हैं तो जनसंख्या का आकार, जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्मल जो जनसंख्या का आकार होता है तो अधिकतर देश जो है सो इसको आधार बनाते हैं अपने जनसंख्या को। तो इसको इस तरह से देखें हम लोग, तो जनसंख्या का आकार अगर देखें तो विभिन्न देशों में, जैसे मैंने बताया विभिन्न देशों में विभिन्न तरह से परिभाषित होता है। तो अधिकांश देश की बात अगर हम लोग करें, अधिकांश देश की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में भी हम लोग जानते हैं कि ज्यादा आबादी है तो उसको हम लोग शहर बना देते हैं या मान लेते हैं, लेकिन ये सब जगह नहीं होता। लेकिन नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने वाले जनसंख्या का आकार की निचली सीमा जो देखेंगे, तो जैसे कि हमने बताया कि किसी की आबादी 5000 है लेकिन वो गांव ही होता है चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी से। लेकिन इस नगरों की जनसंख्या जो है, मतलब नगरों की आबादी जो है वो डिफरेंट कंट्री में, जैसे कि सपोज कीजिए कोई ऐसा कंट्री है जिसके पास बहुत कम लैंड है, वहां ज्यादा जनसंख्या हो गया, तो वो क्या करेगा कि अब सबको तो नगर वो नहीं बना सकता है, लेकिन वो निर्धारित करेगा कि चलो यहां की आबादी अगर 20,000 हो जाए तो इसको हम नगर मान लेंगे। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे शहर होंगे, ऐसे देश है जिसके पास काफी लैंड है, उसके पास पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन उसमें वो ये तय करेंगे कि चलो अगर यहाँ की आबादी सिर्फ 2000 हो जाता है तो इसी को हम नगर कर देते हैं। तो उसी तरह से देखेंगे अगर निचली सीमा, तो कोलंबिया की अगर देखें तो कोलंबिया में सिर्फ अगर 1500 आबादी है तो उसको हम लोग शहर मानते हैं। उसी तरह अर्जेंटीना की बात करें या पुर्तगाल की बात करें तो अर्जेंटीना पुर्तगाल में 2000, ठीक है, यानी 2000 की आबादी अगर आएगी तो आपको अर्जेंटीना और पुर्तगाल का जो कोई भी शहर हो, कोई भी बस्ती है, उसको नगरीय बस्ती मान लिया जाएगा, उसको रूरल नहीं माना जाएगा। ठीक उसी तरह से यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की अगर बात करें और थाईलैंड की बात करें तो दोनों का जो पैमाना है वो आप देखेंगे तो 2500 है। यानी अमेरिका में किसी भी बस्ती की आबादी 2500 से क्रॉस कर गई तो उसको मान लिया गया कि ये नगरीय इकाई है, नगर है। इंडिया की अगर हम बात करें तो अपने इंडिया में 5000, जैसे कि मैंने बताया 5000। उसी तरह से जैसे कि मैंने बताया कि जो काफी घना है, काफी घना बसा हुआ, जैसे कि जापान छोटा सा द्वीप है लेकिन वो काफी घना बसा हुआ देश है, तो वहां जो है 30,000, यानी वहां आप 30,000 आदमी एक कोई बस्ती होगा तो उसको शहर मानेंगे। अगर उसकी आबादी 25,000 भी है तो उसको हम शहर नहीं मानेंगे, उसकी आबादी 10,000 भी है तो नहीं मानेंगे। तो इसी तरह से हमने देखा यहाँ कि यहाँ 1500 से लेके, यानी कोलंबिया में सिर्फ 1500 आबादी वाले को शहर मानते हैं, लेकिन जापान में 30,000 आबादी वाले को शहर मानते हैं। तो ये जो अगर जनसंख्या की आकार की बात देखें तो जनसंख्या का आकार जो है वो विभिन्न देशों में विभिन्न तरीके से पैमाना किया गया है। इसको आप एक सूत्र में, एक पैमाने में नहीं ले सकते हैं। तो ये तो आपको जनसंख्या का मानदंड था। आगे हम लोग देखेंगे इसी में। अब व्यवसायिक संरचना, ये सबसे ऑथेंटिक चीज है। जैसा कि मैंने बताया कि व्यवसायिक संरचना सबसे ऑथेंटिक चीज है जो प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ ना होकर के सेकेंडरी और टर्सरी जो मैंने कल बताया था
उससे जुड़ा हुआ है। तो इसको आप देख लें। तो इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट कंट्रीज का ये है कि यानी जैसे कि मैंने बताया व्यवसायिक संरचना, यानी कुछ देशों में खास करके, जैसे कि हम इंडिया की बात अपना कर ले तो इंडिया में भी इसको व्यवसायिक देखते हैं। अगर 5000 आबादी है और उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज है तो वो इंडिया में गांव माना जाएगा। लेकिन अगर 5000 आबादी है और उसमें सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज है तो वही 5000 आबादी को शहर मान लिया जाएगा। ये व्यवसायिक संरचना निर्धारित करता है, व्यवसायिक संरचना। तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त प्रमुख जो है आर्थिक गतिविधि, यानी इंडिया में अगर किसी जगह की आबादी 5000 है, उसमें सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटीज वाले ज्यादा लोग हैं, तब ये शहर हो गया। अगर वहीं इंडिया में किसी की आबादी इसी जगह 5500 है या 5000 से ज्यादा आप देख ले 5500 है, लेकिन इसका प्राइमरी एक्टिविटीज ही करने वाले हैं, तो ये गांव मान लिया जाएगा, ग्रामीण मान लिया जाएगा। तो अब देखिए आबादी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, लेकिन शहर ये कहला रहा है, ग्राम ये कहला रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया में ये दोनों शर्तें लागू होती है, एक व्यवसायिक संरचना, दूसरा जनसंख्या का संरचना। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि विभिन्न देशों में भी होता है। जैसे कि इटली की बात करें, अगर हम इटली की बात करेंगे तो इटली में 50% आबादी अगर गैर कृषि कार्य या गैर प्राथमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, यानी टर्सरी और सेकेंडरी में, तो उसको मान लिया गया कि ये जो है वो नगरीय क्षेत्र है। उसी तरह से भारत की देखें तो भारत में 75%, यानी ऐसा मान लिया गया कि जो 75% लोग व्यवसायिक गतिविधि में जो स्थित है सेकेंडरी टर्सरी, तो उसको हम शहर मान लेंगे। तो ये इटली और भारत में। तो इसी तरह से व्यवसायिक संरचना भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मानदंड है और ज्यादातर सबसे ऑथेंटिक मानदंड इसी को माना जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्रशासन। जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासन की एक्टिविटीज जो होती है तो उसमें भी आपको इस तरह से होती है। तो इसको आप इस तरह से देखें प्रशासन के बाद, तो प्रशासन अगर हम लोग देखें तो प्रशासनिक ढांचे कुछ देश में नगरीय अधिवास को वर्गीकृत करने के लिए एक मानदंड माना जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट टाउन हो, जैसे कि भारत में प्रशासकीय टाउन में दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, ये सब क्या है, ये उस स्टेट की राजधानी है, देश की राजधानी है, यहां से सारे प्रशासनिक ढांचे चलते हैं, तो ये आपको प्रशासनिक शहर हो गया। उसी तरह से अगर आर्थिक की बात करें, आर्थिक टाइप से शहर, तो मुंबई हो गया आपका, देख लें। उसी तरह से आजकल जो एक नया है जैसे साइबर सिटी हम लोग कहते हैं, हैदराबाद है, बेंगलोर है। तो इस तरह से डिफरेंट मानदंड होते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर देंगे कि भारत में किसी भी आकार के अधिवास को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहां, जैसे कि मैंने बताया, नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित यानी नोटिफाइड नगरीय एरिया या परिषद हो। ये तीन चीज इंडिया में आपको देखने को मिलता है प्रशासनिक तरीके से, कि अगर वहां नगर पालिका हो, कोई अर्बन लोकल बॉडी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो होना चाहिए, या छावनी, जैसे कि हम लोग देखते हैं दिल्ली में भी छावनी बोर्ड अलग है, कैंटोनमेंट बोर्ड वहां, और ये पालिका। उसी तरह से कुछ क्षेत्र अगर नोटिफाइड एरिया हो तो इस तरह से आप देखते हैं। वहीं इसी तरह से देखते हैं ब्राजील और बोलीविया का एग्जाम्पल अगर आप लें, ब्राजील और बोलीविया जैसे जो लैटिन अमेरिकी देश है, तो वहां किसी भी प्रशासनिक केंद्र इसकी आबादी के आकार के बावजूद भी नगरीय माना जाता है। यानी उसकी आबादी सिर्फ 1000 है, मान लेते सिर्फ 1000 लोग की आबादी है, लेकिन वहां कोई प्रशासनिक इकाई है ब्राजील या आप देख ले के बोलीविया में, यानी कोई भी वो प्रशासनिक इकाई है, तो उसको शहर मान लिया जाता है, यानी इसको शहर मान लिया जाता है। तो इस तरह से प्रशासन के आधार पर भी, प्रशासनिक तरीके से भी इसको शहर माना जाता है। तो अब इसको आगे हम लोग देखेंगे। अब नगरीय अधिवासों के प्रकार या प्रारूप देखें कि किस तरह से प्रकार होता है। खास करके आप सुनते होंगे कि ये सिटी है, ये टाउन है, ये महानगर है, ये नगर है। तो किस तरह से इसको हम लोग डिवीजन करते हैं, और खास करके इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं नगरों के प्रकार के बारे में। तो आकार,
उपलब्ध सेवाओं और कार्यों के आधार पे नगरीय केंद्रों को कई शहरों में बांटा जाता है। उसको हम लोग देखेंगे कई प्रकार में बांटा जाता है। तो इसको अगर हम देखेंगे नगर किसको कहते हैं, तो देखिए इस तरह से बांटा जाता है इसको, यानी उसका आकार, कि उसका आकार साइज कैसा है, शहर का कितनी आबादी है, एक तो वो, दूसरा अगर वो शहर है तो उस शहर में किस तरह के व्यवसाय हो रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल बताया कि साइबर सिटी, इकोनॉमिक सिटी, टेक्सटाइल सिटी, इस तरह से हम लोग बनाते हैं, और प्रशासनिक सिटी। तो ये किस तरह से, कुछ सिटी ऐसे होते हैं जो टूर एंड टूरिज्म के लिए होते हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे, तो इसी तरह से देखेंगे सेवाओं के उसके आधार पे नगरीय केंद्रों को हम नगर, शहर, मिलीनियम सिटी, सैन्य नगर और महानगर। यानी महानगर किसको कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाउन, सिटी, मिलियन सिटी। मिलियन सिटी मतलब 10 लाख आबादी वाला शहर। कॉन्युर्बेशन, ये कॉन्युर्बेशन जो होता है इसको सैन्य नगर कहते हैं। ये असल बड़े बड़े महानगरों के बीच का एक लिंक टाइप का होता है, वो आगे बताएंगे हम आपको। और उसके बाद होता है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस मीन्स महानगर, जिस तरह से दिल्ली है, मुंबई है, जिसको हम लोग कहते हैं बड़े महानगर है, तो इसके रूप में इसको डिफरेंट तरीके से नामित किया जाता है। अब नगर देखें तो इसमें सबसे छोटा इकाई नगर होगा और सबसे बड़ा इकाई जो होगा वो मेगालोपोलिस या महानगर या विश्व नगरी, इसको आप कह सकते हैं। महानगर या विश्व नगरी के रूप में इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें देखें तो नगरों और ग्रामों के बीच, नगर अगर देखें कि नॉर्मल अगर नगर कहेंगे तो नगरों और ग्रामों के बीच कार्यात्मक विषमता सदैव स्पष्ट होती है। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस तरह जो ये नगर है और छोटा ग्रामीण एरिया है, इसमें डिफरेंस करना काफी कठिन होता है। लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने बताया जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है उसके आधार पे इसको आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रहा है, खुदरा और थोक व्यापार हो रहा है, और व्यावसायिक सेवाएं कोई भी कमर्शियल है जैसे कि नगरों में मौजूद होता है, तो इस तरह से अगर सेवाएं दी जा रही हैं तो इसको आप नगर कह सकते हैं। तो नगर अगर है उसका मतलब है वहां कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस तरह से होंगे कि वो व्यावसायिक सेवा आपको देंगे, वहां कुछ मैन्युफैक्चर भी बन रहा होगा, यानी जो मैंने बताया था प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज यहाँ शुरू हो गया, यहाँ कुछ बनना शुरू हो गया, कपड़ा बन रहा है या कुछ भी बन रहा है तो हो गया। उसी तरह से वहां एक खुदरा कुछ दुकान वगैरह भी खुला हुआ है, तो आपको खुदरा व्यापार और थोक व्यापार इस तरह का जो व्यावसायिक आपको सेवा मिलने लगा है, तो ये आपको ग्रामीण से अर्बन एरिया में आ गया, यानी अब इसको आप नगर कहने लगे, तो इसको हम लोग नगर कहेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे नगर के बाद शहर। वो नगर मतलब टाउन था इंग्लिश में, शहर मतलब सिटी। तो शहर जो होता है या सिटी जो होता है वो थोड़ा नगर से बड़ा होता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें काफी आपको स्पष्टता नजर आएगी, यानी शहर नगरों से कहीं अधिक बड़े होते हैं। अगर हम देखें तो ये आपको नगर से बड़े होंगे, यानी जनसंख्या के आधार पर ये नगर से आपको बड़े होंगे। इसकी आर्थिक गतिविधियां भी जो होगी वो बड़े स्तर की होगी। उसमें क्या था, कुछ खुदरा व्यापार था, कोई छोटा एक फैक्ट्री या कपड़ा बुनने की वो फैक्ट्री टाइप का लगा हुआ था, तो उस तरह से था। यहाँ क्या था, उससे बड़े स्तर पे हो रहा है। और यहाँ पर परिवहन टर्मिनल है। वहां क्या था, आप देखते हैं जो छोटा छोटा टाउन रहता है उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। अगर आप झारखंड जाएंगे या और कहीं भी छोटे छोटे शहर में जाएंगे जो टाउन जिसको कहते हैं, तो उसमें कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा ट्रांसपोर्ट के। जैसे दिल्ली में आप देखते हैं डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो अब सिटी में आप आ जाएंगे, जैसे पटना में आ जाएंगे या बड़ा सिटी जो थोड़ा सा उससे डेवलप होता है, तो उसमें आपको एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मिलेगा कि अच्छा इस नंबर की बस आ रही है, अब इस बस पे हम चलेंगे, तो वहां आपको परिवहन टर्मिनल मिलेगा। उसी तरह से प्रमुख वित्तीय संस्थान भी होगी जो आपको कर्ज दे सकती है या जो आप उससे पैसा ले सकते हैं, तो इस तरह की जो वित्तीय संस्थान है वो भी होगा। और उसी तरह से लोकल क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय भी इसमें होता है। लोकल जो कार्यालय होता है
उस तरह का भी होता है कि अगर कोई वो ब्लॉक टाइप का टाउन है, या आप देख लें कि सब डिवीजन है, तो वहां एसडीएम या इस तरह के लोग, वहां आपको प्रशासनिक ढांचा भी मिलेगा। इसकी जनसंख्या लगभग आप देखेंगे तो 10 लाख से अधिक होता है, या जिसको आप 10 लाख मतलब मिलियन सिटी भी कहा जाता है। और जैसे ही इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है, तभी इसी को मिलीनियन सिटी या 10 लाख ही नगर आप कह सकते हैं, इसको इस तरह से बनता है। तो यही शहर आगे डेवलप करके 10 लाख वाला आबादी वाला शहर बन जाता है। तो ये आपका शहर था। अब आगे हम लोग देखेंगे इसी में सन्य नगर, इसको कहते हैं कोनुर्बेशन। असल ये शब्दावली जो है, अगर हम इसको देखें और महानगर दोनों को देख लेते हैं, तो सन्य नगर जो है वो बेसिकली इस शब्दावली का प्रयोग जो है हम देखेंगे 1915 में किया गया था पैट्रिक गिडीज के द्वारा। यानी पैट्रिक गिडीज जो थे, इन्होंने इसकी पहली बार यूज किया ये शब्द था। और यह विशाल विकसित नगरों के नगरीय क्षेत्र के पास होते हैं, जो अलग अलग या नगरों या शहरों के विलय के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, तो ये होता है। उसी तरह से आप इसको सन्य नगर को इस तरह से समझे, सन्य नगर इस तरह से समझे कि ये एरिया है, यहां एक बस्ती बस गई जिसकी आबादी 10 लाख। पता चला कि अच्छा ये तो यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई। उसके बाद फिर एक यहां एक बसा, फिर एक यहां बसा, फिर एक यहां बसा, और इस तरह सब एक दूसरे से मिल गए। फिर यहाँ इस बीच में भी लोग पॉपुलेशन बसाने लगे। तो इस तरह से अब ये पूरा ये 10 लाख और ये सब मिलके ये आपको सन नगर हो गया, ये सन नगर हो गया। तो इस तरह से अब इसी तरह से यहां कोई एक सिटी है, ये सिटी है। अब यहां ये सिटी आप देख लें तो इस सिटी की आबादी 50,000 है, या आप इसको रख ले के इसकी आबादी मान लिया 5 लाख है। इसकी आबादी आप ऐसे कर ले तो इसकी आबादी 5 लाख है। ठीक है, इसकी आबादी 5 लाख है। अब यहां ये 10 लाख का आबादी था, नहीं 50 लाख इसको मान लेते हैं, 50 लाख इसकी आबादी, और ये 10 लाख। यहां भी ऐसे आ गया, यहां भी कुछ एरिया बना, यहां भी कुछ एरिया बना, ये भी एक सन्य नगर हो गया। ये भी सन्य नगर हो गया। अब ये एक 50 लाख की आबादी वाला था, यहां 20 लाख मिल गया, यहां 20 लाख मिल गया, और ये आबादी फिर पूरा बन के एक बहुत बड़ा शहर। अब ये जो पूरा एरिया बन गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, काफी विस्तृत हो गया। अब ये विस्तृत होने के बाद यही आपको कहा जाएगा मेगालोपोलिस या महानगर, या इसी को विश्व नगरी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली। मान लेते हैं कि ये बीच में है, इधर आपका नोएडा सिटी है, इधर गुड़गांव है। तो गुड़गांव क्या हो गया? सन्य नगर हो गया। नोएडा सिटी क्या हो गया? सन्य नगर हो गया। और ये बीच में जो ये दिल्ली था, ये टोटल मिला के एनसीआर, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज जो हम लोग कहते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर, ये पूरा एनसीआर का रीजन होता है। तो ये पूरा एनसीआर क्या हो गया? महानगर, विश्व नगरी दिल्ली के तरह से हो गया। तो यही यहां है, ये देखिए, ये महानगर जो है इसको विश्व नगरी या मेगालोपोलिस कहा जाता है, या इसको आप विश्व नगरी भी आपको लिखा मिलेगा। तो ये क्या होता है? ये यूनानी शब्द से लिया गया है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस क्या है? यूनानी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इसका प्रयोग सबसे पहले किया था जीन गॉटमैन ने। जीन गॉटमैन नाम था इनका, 1957 ईस्वी में। जैसा कि मैंने बताया, ये सन्य नगर का उपयोग किया था 1915 में, और इसका उपयोग किया 1957 में। यह सुपर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र होता है, जो कि सन्य नगर का समूह होता है। जो मैंने अभी बताया, ये सन्य नगर जो था, इसी का समूह होता है।
एक इधर और बीच में, तो टोटल मिला के, जैसे कि मैंने बताया एनसीआर का एग्जांपल दिया, इस तरह का जो होता है तो वो महानगर कहलाता है। उसी तरह से मुंबई में भी जाएंगे तो मुंबई के आउटर एरिया और ये मिला के पूरा ग्रेटर मुंबई बन गया। तो इस तरह के जो बड़े बड़े हैं इसी को हम लोग महानगर कहते हैं। तो इसी को आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से अब देखिए, अब ये एक टोक्यो शहर है जापान का। अभी भी आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस के अनुसार दुनिया का सबसे आबादी वाला सबसे बड़ा शहर टोक्यो है, तो जापान में है। तो अब देखिए ये क्या है, ये है आपको सन नगर, यानी आप ये देख रहे हैं माउंट फ्यूजियामा है और उसके पास ये टोक्यो का ये छोटा सा एरिया है। लेकिन अब यही सन नगर मिलके आप क्या बना दिया, मेगालोपोलिस या विशाल नगर। तो वो इस तरह से, तो इसी तरह से आप देखिए, तो ये आप देखें उसी तरह से ये एक हो गया आपका जो मैंने बताया टोक्यो के पास। अब उसी तरह से ये देखिए, अब यहां पे देख लीजिए, अब जो वहां देख रहे थे वो ये माउंट फ्यूजियामा के पास ये एरिया था, ये था आपका सन नगर, ये सन नगर था या कॉन्युर्बेशन जिसको बोलते हैं। और फिर ये वैसा ही मिला के इधर टोटल मिला के इतना देखिए इस तरह से बसा होगा, इस तरह से बसा होगा। तो ये पूरा जो टोक्यो शहर है, ये पूरा टोक्यो शहर हो गया मेगालोपोलिस। तो ये आपका ये हो गया। तो ये नगरों का वर्गीकरण था, ये हम लोगों ने देखा, ग्रामीण का देखा। अब हम लोग ये जान गए कि किसको शहर कहते हैं यानी सिटी, किसको टाउन कहते हैं यानी नगर, किसको हम लोग 10 लाख का शहर कहते हैं, किसको सन्य नगर कहते हैं, किसको मेगालोपोलिस कहते हैं, किसको कॉन्युर्बेशन कहते हैं यानी। तो ये सारी चीजें हमने देखा और ये डिफरेंट आपका शहर मिलेगा। उसी तरह कुछ शहर जो होते हैं वो डिफरेंट व्यवसाय पे भी आधारित हो सकते हैं। तो उसको आप इस तरह से समझें, उस शहर को इस तरह से समझें कि इसको इस तरह से समझें, आप संगनगर को इसको इस तरह से समझें कि सपोज कीजिए कोई व्यवसायिक शहर, तो व्यवसायिक शहर वो होगा जहां ज्यादातर बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी। अब इस व्यवसायिक शहर में भी जैसे कि हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, जैसे कि मुंबई आप मान लें, तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजनीति कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और मुंबई में आप जानते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो सारे आरबीआई और जो भी इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक हब इंडिया का मुंबई है। उसी तरह से कुछ जो है तकनीकी सिटी होती है, टेक्निकल सिटी होती है, साइंस सिटी होती है, जैसे कि बेंगलोर की बात आप कर लें तो वहां साइंस के लिए माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। उसी तरह से कुछ शहर ऐसे होते हैं जैसे कि आप देख लें कि साइबर टेक्निक, इंटरनेट और इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसमें आपको हैदराबाद है और आप देख लें। उसी तरह से कुछ शहर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट के लिए यानी जहाज से, जहां आवाजाही समुद्री जहाज से होता है तो उसके लिए, जिसमें आप विशाखापट्टनम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। उसी तरह से कुछ शहर सिर्फ और सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि आगरा का एग्जाम्पल ले लीजिए, ताजमहल है, वहां लोग ताजमहल देखने जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे शहर हैं। उसी तरह से कुछ शहरों का वर्गीकरण धार्मिक आधार पे होता है, मतलब वहां रिलीजियस चीज वो किया जाता है, जैसे कि हरिद्वार को आप देख लें, इलाहाबाद को आप देख लें, तो ये सारा जिसको प्रयागराज से बोलते हैं, तो यहाँ आपको कुंभ लगता है और इस तरह से होता है, तो वो क्या होता है धार्मिक नगरी के रूप में। उसी तरह से मक्का को आप देख लें, तो इस तरह का जो ग्लोबल या वेटिकन सिटी को आप देख लें, तो इस तरह का जो शहर है वो शहर आपको धार्मिक आधार पे होता है। तो पर्यटन के आधार पे होता है, धार्मिक आधार पे होता है, तो ये सारी चीजें ये डिफरेंट आप देखेंगे। तो आपको व्यवसायिक आधार पे होगा, पर्यटन के आधार पे होता है, धार्मिक आधार पे होता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो विमान मतलब जो पोत होता है, बंदरगाह जो होता है, बंदरगाह शहर जिसको बोलते हैं, वो होता है आपको
उसी तरह से कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जैसे दिल्ली को मान सकते हैं। दिल्ली में आपका क्या है, आपका JNU है, ये जामिया है, और इस तरह से आप देखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसमें 3 बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जहां सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का काम होता है, तो दिल्ली को आप शिक्षा के लिए मान सकते हैं। ठीक उसी तरह से बहुत सारे ऐसे शहर जैसे कि बनारस में भी आप देख सकते हैं। बनारस में तो एक व्यावसायिक भी है कि आप बनारस की साड़ी या टेक्सटाइल की बात आप कर सकते हैं, लेकिन बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी भी है, BHU, तो वो भी आप एक बहुत बड़ा हब है। इलाहाबाद भी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा हब है, हिंदी माध्यम के लिए। उसी तरह से आप देखेंगे तो जो शिक्षा के आधार पर शहर है उसमें अलीगढ़ है, अलीगढ़ में AMU है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी संस्थाएं होती है जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए मशहूर होता है शहर। उसी तरह से व्यवसायिक शहर, पर्यटन, धार्मिक, इस आधार पर भी शहरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो ये हमारा था जो हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन सेटलमेंट की बात हम लोगों ने की। तो ये ह्यूमन सेटलमेंट की बात हम लोगों ने की। तो अब ह्यूमन सेटलमेंट के बाद अब हम लोग देखेंगे कि ये जो शहरें हैं, ये शहर जो बसे या बने किसके लिए बने या कहाँ बने, क्यों बने, इस पे ध्यान देने की जरूरत होगी। तो डेफिनेटली बात है, ये शहर किसके लिए बने, हमारे लिए बने, यानी पॉपुलेशन के लिए बने, इंसान के लिए बने, इंसान ही नहीं इसको बनाया। तो अब हम लोग अगला जो हमारा होगा इसी पे वो देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन, कि मानव की जो जनसंख्या है वो आखिर पॉपुलेशन क्यों महत्वपूर्ण है, और पॉपुलेशन क्या, अगर पॉपुलेशन अधिक होता है तो क्या खराबी है, पॉपुलेशन कम भी होने से खराबी है, तो किस तरह से ऑप्टिमम आपका पॉपुलेशन हो जिससे हमें युवाओं की कमी भी महसूस नहीं हो और ऐसा भी ना हो कि रिसोर्सेज पे दबाव भी ज्यादा पड़ जाए। तो चलिए अब हम देखते हैं, अगला हमारा जो स्लाइड है वो है आपका इसी पे पॉपुलेशन कंपोजिशन पे। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो तो अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या संरचना, जिसको पॉपुलेशन कंपोजिशन हम लोग कहते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात करेंगे कि ये जो हमारे अर्थ है फाइनली जो भी हम इसमें ये करते हैं तो वो हमारे जनसंख्या के लिए ही होता है। तो चलिए लोग जनसंख्या संरचना, तो आगे हम देखते हैं। तो जनसंख्या संरचना की बात अगर हम करें तो ये संरचना और संगठन जो मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन जो हमारा जनसंख्या का होता है, तो उसमें देखेंगे मुख्यतः इसमें जो होता है प्रजनन दर, मृत्यु दर, प्रवासन की प्रक्रिया का परिणाम होता है। यानी जनसंख्या संरचना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू में उम्र और लिंग का अध्ययन सम्मिलित होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें इसको, तो इसमें एक दूसरा पहलू जो होता है वो होता है जाति, भाषा, धर्म, सामाजिक, व्यवसायिक समूह इत्यादि का। तो इसको हम इस तरह से देखें कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो किसी जगह का पॉपुलेशन, सपोज कीजिए ये हमारा यहाँ पे ये दिल्ली है, इसको हम दिल्ली की बात करते हैं। तो इसमें आप इस तरह से देखिए कि हमारा पॉपुलेशन दिल्ली में इस तरह से, तो दिल्ली का जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ता है। आपको पता होगा कि दिल्ली का जो मूल निवासी है उसकी तादाद उतनी नहीं है जितनी बाहर से लोग आए, ठीक है। तो एक तो होता है कि जन्म दर, यानी बच्चे पैदा कितने हो रहे हैं उसके आधार पे। दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवासन। अब देखिए होता क्या है कि अगर जन्म दर ज्यादा है, यानी जन्म 10 हो रहा है और मौत 5 की हो रही है, तो इसका मतलब है 5 बढ़ रहा है पॉपुलेशन।
उसी तरह से ये 5 तो क्या हुआ, ये यहां का इस शहर का मूल हुआ 5 लोग, जो पहले से उसका ये 10 हो रहा है और 5 मर रहा है और इस तरह से 10 हुआ जो वहां पैदा हुआ, जो वहां उस जगह पे था। लेकिन क्या हुआ कि किसी कारणवश दूसरी जगह से लोग प्रवास करके फिर यहां चले आए। सपोज कीजिए ये कोई अदर स्टेट है और ये दिल्ली है, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आप ले लें, तो यहां से ये माइग्रेट करके फिर यहां चले आए। अब क्या हुआ, यहां तो ये 5 था, ये माइग्रेट करके 20 लोग आ गए। अब इस शहर की आबादी कितनी हो गई, 25। अब ये 25 में 20 बाहर ही हो गया, वहां के 5 ही लोग हुए। तो इस तरह से क्या होता है कि वहां का जो किसी जगह का पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसके जन्म दर, उसकी मृत्यु दर और उसके प्रवासन, ये 3 चीजों पे बहुत ही तरीके से डिपेंडेंट होती है। तो यही मैं यहां बता रहा था कि प्रजनन की क्षमता, मृत्यु दर और प्रवासन, ये 3 प्रक्रिया ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके कारण ये होता है। अगर हम जनसंख्या संरचना की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा उम्र और लिंग यानी एज और सेक्स की बात करते हैं। तो एज का मतलब हो गया कि आप देख लें कि जैसे इंडिया की पॉपुलेशन की बात अगर हम करें तो इंडिया में यंग एज पॉपुलेशन है। लिंग की बात करें तो अगर वर्किंग में देखेंगे तो क्या है, मेल ज्यादा है, फीमेल का तादाद कम है। तो ये जेंडर रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, लिंग के आधार पे करते हैं, तो जेंडर रेशियो भी देखते हैं। ये 2 चीज मेन पहलू है कि अगर कहीं किसी भी देश का देख रहे हैं कि महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा हो गई है तो वहां आप देखेंगे नॉर्मल वो विकसित रहता है। जैसे केरल की एग्जांपल आप देख लें, उसी तरह से कुछ एरिया जो ट्रेडिशनल होता है वहां महिलाओं की तादाद कम होती है, पुरुषों की ज्यादा होती है। जैसे हरियाणा वगैरह का आप देख लें, जो जनसंख्या हमारा रिपोर्ट है उसके अनुसार। उसी तरह से आप यंग पॉपुलेशन की बात आप करेंगे तो इंडिया सबसे यंग पॉपुलेशन का देश माना जाता है, चाइना भी उतना नहीं है और जापान तो बूढ़ों का देश माना जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यंग पॉपुलेशन है, इसका मतलब उस देश में ज्यादा आउटपुट होगा, उस देश के लोग ज्यादा कार्य करेंगे, बशर्ते कि उस यंग पॉपुलेशन को संरचनात्मक कार्य में लगाएं, अर्थात उसको अच्छे एक्टिविटीज में लगाएं, न कि डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में लगाते हैं। दोनों चीजें, जनसंख्या का नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। तो ये यंग पॉपुलेशन। इसके अतिरिक्त जो मैंने बताया लिंग और उम्र के अतिरिक्त जो अन्य पहलू में से आता है वो आपको डिफरेंट पहलू आता है, जैसे कि जाति, भाषा, धर्म, कि किस जाति के लोग कहाँ, किसका कंपोजिशन है, किस भाषा के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस समाज से आए हैं, उनकी व्यवसायिक क्या है, इस आधार पर भी हम जनसंख्या के संरचना को देखते हैं। तो ये सब आपके जनसंख्या का संरचना की बात हम लोग करते हैं। तो चलिए इस पे हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो, जिसको लिंगानुपात कहा जाता है, तो एज और सेक्स की बात यानी कि उम्र और लिंग की बात करते हैं। तो लिंगानुपात अर्थात कि जैसे कि मैंने बताया कि कितने पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, तो उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो इसको इस तरह से परिभाषित किया जाता है, जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की जनसंख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। तो इस लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो इस तरह से देखें तो कुछ देशों में इसकी गणना के लिए निम्न सूत्र यानी एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके आधार पे किया जाता है, और कुछ देश ज्यादातर इस तरह से किया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में इसके उल्टा किया जाता है। तो देखें तो इसमें इस तरह से होता है। अब देखेंगे तो सबसे पहले पुरुषों की जनसंख्या, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर में देखेंगे तो स्त्रियों की जनसंख्या और गुणे 100, यानी इसमें पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000, इस तरह से देखेंगे पुरुषों की जनसंख्या बट्टा स्त्रियों की जनसंख्या, और इसको हम इस तरह से गुना करेंगे। तो गुने 1000। तो स्त्रियों अब गुने 1000। अब इससे भाग देंगे। सपोज कीजिए पुरुषों की जनसंख्या 1000 है और
स्त्रियों की जनसंख्या 900 है। तो अब इसको आप ये 100 और ये 100 को काट दीजिए, उस हिसाब से आपका ये अनुपात यहां निकल जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप उसका अनुपात निकालेंगे। लेकिन हमारा इंडिया जो है इसमें ठीक है, यानी कि कितने स्त्री पे कितने पुरुष होंगे ये यहां ये कहता है, ये यहां ये कहता है उस तरह से, यानी प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या। यानी आप ये देख लें कि अगर 1000 है ये, तो 1000 स्त्री पे कितना पुरुष बचता है, तो 1000 स्त्री पे। अब यहां क्या होता है, अगर यहां का आप लिंगानुपात देखेंगे तो इस तरह से अगर होगा कि 1000 इंटू 900 इस टू अनुपात आप देख लें 990। इसका मतलब यह हो गया कि 1000 स्त्री पे 990 पुरुष है। अगर यहीं पे अगर यहां पुरुष की तादाद ज्यादा होगी तो यहां 1000 स्त्री पे 1100 पुरुष है, तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन इंडिया में जो होता है वो आपका इस तरह से होता है, यानी 1000 पुरुष पे 990 अगर देखेंगे तो ये इसका मतलब हो गया ये पुरुष मेल और ये हो गया फीमेल, यानी ये इंडिया का है। इंडिया का फॉर्मूला ठीक अपोजिट है, जबकि कुछ देशों में जो है वो ग्लोबल लेवल पे जो फॉर्मूला होता है, यानी वैश्विक स्तर पे जो होता है वो इस तरह से होता है, यानी यहां आपको फीमेल है और ये मेल है। इसका अपोजिट इंडिया में होता है। तो इसको आगे हम इस तरह से देखेंगे। जो जनसंख्या का खास करके हम लोग देखते हैं, जब जनगणना आता है तो देखते हैं कि लिंगानुपात कौन से राज्य का क्या है, ये आप लोग देखते होंगे। तो इसी तरह से, लेकिन भारत में लिंगानुपात की गणना के लिए निम्न सूत्र जो आगे हम बताएंगे, इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये देखिए ये वाला, यानी स्त्री की जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या गुणे 1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पे कितनी स्त्रियां होती हैं। इसीलिए जब हम देखते हैं तो हरियाणा का 800 या केरल का 1000 से ऊपर हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या। तो ये आपका नॉर्मल आपका इस तरह से होता है। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं। अब विश्व जनसंख्या का औसत लिंगानुपात देखें, जो मैंने प्रति 1000 दिया था, अगर इसको प्रतिशत में हम देखें तो प्रति 100 महिलाओं पे 102 पुरुष है। यानी पूरे वैश्विक स्तर पे जो यूएन का रिपोर्ट है, और यूएन के रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो 100 अगर महिला है तो 102 पुरुष है इसमें। उसी को आगे हम देखें तो विश्व के उच्चतम लिंग अनुपात वाला जो देश है वो जो लातविया है, जहां प्रति 100 महिलाओं पे 85 पुरुष है। यानी विश्व में सबसे ज्यादा, अक्सर ये पूछता है कि लिंगानुपात वाला, जैसे अभी यहाँ हम इंडिया में कहते हैं, तो इंडिया में जो हमारा जनसंख्या का रिपोर्ट आता है, जनगणना का रिपोर्ट आता है, उसके आधार पे हम लोग देखते हैं, तो उसमें हम लोग सीधा टिक मार देते हैं कि केरल है सबसे, आप जानते ही हैं, तो केरल है। लेकिन अगर हम विश्व में आपसे पूछ दिया जाए तो विश्व में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका अनुपात जो है वो लातविया में है। उसी तरह से अगर सबसे कम अनुपात की बात करें तो आप देखेंगे ये अरबियन कंट्रीज है, कतर। तो आप देखें तो लातविया यूरोपियन कंट्रीज है, ये लातविया में दर्ज किया गया, यानी वहां 100 महिला पे सिर्फ 85 पुरुष है। 100 महिला पे सिर्फ 85 पुरुष है। लेकिन उसी का अपोजिट अगर हम देखें तो आप अरबियन कंट्री में देखेंगे, खास के कतर में, तो कतर जो है वो सबसे कम लिंगानुपात का देश है, जिसमें 100 महिला है तो उस पे 311 पुरुष है, अर्थात 311 पुरुष पे सिर्फ 100 महिलाएं हैं। तो आपका नंबर 1 पे लातविया है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात, और सबसे कम लिंगानुपात आप देखेंगे तो कतर में। तो ये लिंगानुपात की हमने बात की। अब देखते हैं आगे जो एज की बात है, उस पर भी चर्चा कर ले लिंगानुपात के बाद। अब देखेंगे लिंगानुपात में जो खास करके
थोड़ा सा बचा हुआ। तो इसमें देखेंगे जैसे हमने अभी आपको रिपोर्ट बताया, तो ये संयुक्त राष्ट्र है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध जो है विश्व के 139 देशों में महिलाओं के लिए अनुकूल है। और जो टोटल जो यूएन है, अक्सर जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा जनगणना का रिपोर्ट आता है तो वो तो इंडियन गवर्नमेंट निकालती है, लेकिन जो वैश्विक स्तर पे होता है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ निकाले हैं उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि 139 देश जो है महिलाओं के लिए अनुकूल है। मतलब वहां लिंगानुपात महिला के फेवर में, यानी ज्यादा महिला कम पुरुष। लेकिन उसके अपोजिट की बात अगर हम करें तो शेष जो बाकी 72 देश बचा उनके लिए प्रतिकूल है महिला के लिए, यानी वहां पुरुषों की तादाद ज्यादा है और महिलाओं की तादाद कम है। तो सामान्यतः जो हम जैसे कि मैंने बताया कतर, वो भी हमारा एशिया का ही पार्ट है, जो आपका मिडिल ईस्ट का बात आप कर लें, तो जो अरबियन कंट्री है, तो एशिया में हम देखेंगे तो निम्न लिंगानुपात होगा। इवन आप इंडिया का देख लें, पाकिस्तान का देख लें, साउथ एशिया का देख लें, सऊदी अरबिया का देख लें, या फिर जैसे कि मैंने बताया कतर जो सबसे कम लिंगानुपात वाला है, तो यहां आपको सबसे कम लिंगानुपात मिलेगा। अर्थात मोटे तौर पे आप ये कह लें कि जो डेवलपिंग कंट्री है या कम विकसित देश है वहां आपको लिंगानुपात भी आपको निम्न मिलेगा, कम मिलेगा। उसी तरह से इसमें जैसे कि मैंने बताया कि चीन भी है, भारत भी है, सऊदी अरब भी है, पाकिस्तान भी है और अफगानिस्तान जैसे देश में आपको निम्न लिंगानुपात मिलेगा। ठीक इसका अपोजिट जब देखेंगे हम लोग डेवलप कंट्री में जाएंगे तो वहां उच्च लिंगानुपात मिलेगा, अर्थात वहां आपको उच्च सेक्स रेशियो मिलेगा। हम लोग देखें तो अब हम लोग आयु संरचना की बात, जैसे कि मैंने बताया था कि ये लिंग का हो गया, अब हम लोग आयु पे लेंगे। तो उसी तरह से आप जब मैंने बताया, तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, चाहे वो आप यूरोपियन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया आप चले जाएं या आप नॉर्थ अमेरिका के कंट्री में चले जाएं, लैटिन अमेरिका को छोड़ करके, तो वहां आपको लिंगानुपात उच्च मिलेगा, खास करके यूरोप की अगर हम बात करें तो अब हम देखते हैं लिंगानुपात के बाद एज के बाद देखते हैं कि एज जो है हमारा, वो एज वाला भी काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो देखें आयु संरचना, जो मैंने बताया कि आयु संरचना, तो जैसा हम जानते हैं कि जो आयु संरचना है नॉर्मली अगर वैश्विक स्तर पे देखें तो वैसे इसका कोई यूनिफाइड फॉर्मूला तो है नहीं कि बच्चा किसको कहते हैं और यंग किसको कहते हैं। नॉर्मली कुछ देश में जाएंगे तो 14-15 साल में भी यंग हो जाता है, कुछ देश में 18 साल में यंग होता है। तो नॉर्मल बच्चा जो है उसको नॉर्मल ये माना जाता है कि 14 साल के नीचे है तो उसको हम बच्चा मान लेते हैं। तो इसका मतलब है 14 साल से नीचे वाला बच्चा है वो काम नहीं करेगा, तो काम नहीं करेगा तो फिर काम कौन करेगा, तो 14 से 15 साल हो गया तब उसके बाद, और फिर 60 साल का एज का जो होता है उसको बूढ़ा मान लिया जाता है। तो 14 साल से नीचे बच्चा हो गया, 60 साल का आदमी या 60 साल से ज्यादा का एज वाला कोई भी आदमी या औरत जो भी मानव है तो वो उसको बूढ़ा मान लेते हैं। तो आपका एज अगर 60 साल है तो आप बूढ़े हो गए। तो इसका मतलब है कि 15 साल से लेकर 59 साल तक जो हो गया उसको कार्यशील जनसंख्या मानते हैं, यानी आप 15 साल के बाद इंटर किए और 59 साल तक आप काम करने योग्य हैं, तो ये ऐसा संयुक्त राष्ट्र में माना जाता है। तो उस हिसाब से आप देखें तो आयु संरचना में विभिन्न आयु वर्ग की बात हम लोग करते हैं जिसमें लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। खास करके यह जनसंख्या संरचना का एक महत्वपूर्ण संकेतक है या इंडिकेटर है, यानी अगर जिसके पास कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है इसका मतलब है उसके पास बहुत बड़ा खजाना है। इसीलिए कहा गया कि असली संपत्ति जो होती है जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ाएंगे तो मानव ही है। अगर मानव ही नहीं होगा तो हम शानदार बंगला बनाएंगे किसके लिए। तो इंसान और इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। तो इसी में देखेंगे जो 15 से 59 साल की आयु, जैसा कि मैंने बताया
15 से 59 साल की आयु वाला जो जनसंख्या है वो एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। यानी सारा वर्कफोर्स जो है आपके कंट्री का वो 15 से 59 के बीच में होगा। तो ये जनसंख्या का काफी महत्वपूर्ण पहलू है। अब इसका मतलब है इसीलिए इंडिया को यंगेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया में ये कार्यशील जनसंख्या बहुत है। 15 से 60 साल के अंदर वाला काफी आपका है। क्योंकि जब देखते हैं जिसको हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते थे 70 या 80 के दशक में, या उसके बाद 80 के बाद सारा मतलब ये प्रिकॉशन लिया गया, लेकिन अब देखें तो 80 और इसके बीच में जो पॉपुलेशन बढ़ा वही पॉपुलेशन अब काम आ रहा है। 80 या 90 तक आप देख ले यंग पॉपुलेशन है, काफी वही आपको काम कार्य कर रहा है। तो इंडिया, इसीलिए इंडिया एक विश्व शक्ति के रूप में भी जो बन रहा है उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपका ये 15 से 59 वाला। तो इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब इस तरह से जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या, अब कुछ देश में ऐसे होते हैं कि उनकी लिंगानुपात और कार्य डिफरेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो जब आप इंडिया में रहते हैं तो आप जानते हैं जो माइग्रेंट लेबर वगैरह आता है वो क्या करता है, वो दिल्ली चला आता है या बड़े बड़े शहर में चले जाते हैं, अपना काम ठेला रिक्शा कुछ भी करके काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब यूरोप में देखेंगे तो ठीक इसका अपोजिट, यानी आप इंडिया के गांव में जाएंगे तो खेत में जब देखेंगे तो खेत में ज्यादातर आपको काम करती हुई महिलाएं नजर आएंगी, ठीक है। तो क्या होता है, वो महिला काम कर रही है। उसी तरह अगर आप यूरोप में जाएंगे और यूरोप में आप यूरोप के गांव में जाएंगे, यूरोप के देहात में जाएंगे तो वहां आपको ज्यादातर काम करते हुए पुरुष दिखाई देंगे। वहां ठीक इसका आप देखेंगे कि जो आयु लिंग का है वो पिरामिड उस तरह से, अभी हम आयु लिंग के पिरामिड के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप वहां देखेंगे जो यूरोप में है तो यूरोप में ज्यादातर महिलाएं जो है वो आपको अर्बन एरिया में मिलेगा, रूरल एरिया में नहीं मिलेगा। और ठीक अपोजिट आप इंडिया में देख लें तो इंडिया में ज्यादातर जो अर्बन एरिया में आप देखेंगे तो आपको पुरुष ही मिलेगा, और रूरल एरिया में महिला देखेंगे कि खेत में काम कर रही है, बोझा ढो रही है, उस तरह से आपको मिलेगा। तो ये आपको यूरोप और ये जो साउथ एशियन कंट्रीज है उसमें ये आपको बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे एक आयु और लिंग पिरामिड होता है, यानी किस आयु वर्ग के कितने लोग हैं और वहां क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या घट रहा है या जनसंख्या स्थिर है। तो उसको इस पिरामिड के आधार पे समझाया जाता है। तो अगर इस पिरामिड को हम लोग देखें तो इस तरह से होता है, आप देखें तो जनसंख्या में आयु लिंग संरचना विभिन्न आयु समूह में के, जैसे इसमें मैंने बताया कि 15 से 59 साल तक का है तो उसमें दिखाएगा कि भाई 0 से 5 साल का बच्चा का भी दिखाएगा, और 60, 70, 80 साल के बूढ़े को भी हम लोग दिखाएंगे। तो जनसंख्या में जो होता है वो आप देखेंगे तो आयु और लिंग की संरचना में आयु समूहों में स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, और इससे जनसंख्या की आयु लिंग संरचना कहा जाता है। और यह दिखाने के लिए एक पिरामिड टाइप का उपयोग किया जाता है, और इसी को लिंग आयु पिरामिड कहा जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये आप इधर देख लें आयु, और इसको आप देख लें इस तरह से, नोट पे आपको बताते हैं तो इस तरह से कि ये ऐसे मान लीजिए, ये इधर मान लीजिए मेल, इधर मान लीजिए फीमेल, ये मान लीजिए एज, ये मान लीजिए इसके आयु और लिंग, ये मेल और फीमेल, और ये मान लीजिए इसका एज, और ये एज तो ये हो गया 0, मतलब 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से। मतलब अब ये 5 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, उस तरह से आप कुछ आंकड़े यहाँ रखें। अब इसमें यहाँ देखें कि ये एज जो है ये मेल और फीमेल में ये कितने आगे तक जा सकता है। तो इसमें इस तरह से होता है, आप देख लें कि यहां
यानी ये यहाँ 20 ये 70 साल है, सपोज कीजिए 5 साल है, इस तरह से हम माने। अब यहाँ पिरामिड की तरह से इस तरह से आपको समझना है। इसका मतलब है ये 5 साल का बच्चा जो है वो, अब यहाँ देख लीजिए तो यहाँ पे आपका 5 साल का बच्चा, यहाँ से आप देख ले तो ये, और इस तरह से आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो 5 साल का बच्चा ज्यादा है यहाँ से यहाँ तक, 70 साल का बूढ़ा है तो इसका यहीं से इस तरह से आप यहाँ देखेंगे तो आगे पिरामिड में ये क्लियर करके अच्छा से यहाँ बनाया हुआ ग्राफिक्स है, तो उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी जो मैंने अभी बताया था। आगे देखिए, चलिए तो इसको ये देखिए पिरामिड, ये मेल फीमेल और ये एज की बात है, ये पॉपुलेशन की बात है। तो ये जैसे कि एज और ये पॉपुलेशन की बात है, ये बात। तो इसको इस तरह से देखिए कि एज और लिंग इस तरह से, ये देखिए ये नाइजीरिया का था, ये देखिए ये जो मैंने बताया था कि ये मिलियन पॉपुलेशन है और ये एज ग्रुप के बीच में मिलियन पॉपुलेशन है। जैसे कि सपोज कीजिए ये पॉपुलेशन दिखाया है जनसंख्या, उस जनसंख्या का संरचना यहां देखेंगे तो ये एज ग्रुप है, तो और ये पॉपुलेशन है 20 मिलियन, 16 मिलियन, 12 मिलियन, 8 मिलियन, 4 मिलियन, 0 मिलियन। ये क्या है? मेल का है, और ये क्या है? फीमेल का है। ठीक है, और ये एक कंट्री है नाइजीरिया, उसका 2016 का ये रिकॉर्ड है। उसी तरह से यहां देखें तो 0, 4, 10, 12, 16, 20। अब इसमें एज दिखाया है, ये 100 प्लस का कोई बंदा है, 95, 60, 0 से 4। तो अब देखिए 0 से 4 जो बच्चे हैं उसकी आबादी यहां 16 मिलियन है। उसी तरह से ये 16 मिलियन है, इस 16 मिलियन से कम है किसका? मेल की आबादी, यानी बच्चे पैदा हुए तो ये। उसी तरह से यहां देखेंगे 80 से 84 के बीच में तो आपको बहुत ही कम, यानी 4 मिलियन, मतलब 4 को इससे 4 भाग मार दे तो 1 मिलियन से भी आपको यहां कम 80 से 84, और 85, 100 वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं, रेयर केस में मिल सकता है। तो इस तरह से जो ये, अब देखिए ये पिरामिड बना इस तरह से, इस तरह से। तो अर्थात अगर आपको इस तरह का पिरामिड दिखाई देता है, सीधा त्रिभुजाकार टाइप का, तो इसका मतलब है कि वहां पॉपुलेशन बढ़ रहा है तेजी से, यानी वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और साथ में यहां देखिए तो चूंकि बच्चे की तादाद ज्यादा है तो वो बढ़ रहा है यहां। तो इस तरह का जो होता है वो आपको डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री, गरीब कंट्रीज में, चाहे वो नाइजीरिया देख लें, पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें, तो उसमें इस तरह के पिरामिड आपको दिखाई देंगे, इस तरह के पिरामिड आपको दिखाई देंगे। तो अब इस पिरामिड को अगर हम देखें आगे, तो इंडिया के मामले में देखा तो इंडिया के मामले में इस तरह से, ये देखिए ये इंडिया का है, ये मेल और फीमेल की बात अगर हम करें, और इसको 0 ले लें और एज को हम यहां रख देते हैं। इसको किसी भी तरह एज को आप यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, कई तरह से बना सकते हैं। अब ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये देखिए ये एकदम पिरामिड की तरह। तो ये इस तरह का पिरामिड की तरह से त्रिभुजाकार कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा तो इसका मतलब है उस कंट्री का जनसंख्या बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। अब देखिए 0 से 4 साल के बच्चे जो हैं वो यहाँ इंडिया में ये मिलियन है तो 60 मिलियन तक हो जाते हैं। ठीक है, 60 मिलियन तक ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक, उसका जैसे मैंने, आप इधर भी मेल लिख सकते हैं, इधर भी मेल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ऐसा ग्राफिक्स आपको मिलेगा तो आप देखेंगे इस तरह से। अब देखिए 20 मिलियन की आबादी वाला है तो ये, इसका मतलब है कि अब ये देखिए 50 से 54 साल का 20 मिलियन है। अब 100 प्लस में आपको कोई नहीं मिलेगा इंडिया में, 90 तक के आसपास में कुछ नहीं पॉपुलेशन मिलेगा। हाँ, 85 से 89 के बीच में कुछ पॉपुलेशन आपको दिखाई देता है, लेकिन उससे नीचे आपको, तो इस तरह से आप देखेंगे
तो ये आपका इंडिया का पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब हो गया कि इस तरह का आपको ग्राफिक्स मिल रहा है या आपको कहीं इस तरह का दिखाई दे रहा है या इस तरह का पिक्चर देके भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आप बोलेंगे ये बढ़ती जनसंख्या को दर्शाता है। इस तरह का पिरामिड, इस तरह का ये बढ़ती जनसंख्या को दर्शाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि स्थिर जनसंख्या होगी तो क्या होगी। स्थिर जनसंख्या होगी तो क्या होगी, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब स्थिर जनसंख्या, तो खास करके कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां की पॉपुलेशन नहीं बढ़ती, खास करके स्थिर या जिसको रुका हुआ जनसंख्या कहते हैं, और कुछ जो डेवलप कंट्री होते हैं उन डेवलप कंट्री में निगेटिव में जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जापान है, आगे देखेंगे उसका भी हम, और ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे कि स्थिर जनसंख्या है। तो इसका पिरामिड किस तरह से होगा वो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल होता है हम लोग देखते हैं तो ह्रासमान, तो इसको आगे हम देखेंगे पहले कि ह्रासमान जिसको मैंने कहा कि निगेटिव जनसंख्या जो होती है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के एग्जांपल हम लें तो ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड आप देखेंगे तो ये घंटी के आकार का होगा। ये क्या होगा, घंटी के आकार का, मतलब अस्थिर है। इसका पिरामिड देखेंगे तो घंटी के आकार का दिखाई देगा इस तरह से। ये जो हमने यहां बनाया था तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। इस तरह से पॉपुलेशन हो गया और ये एज हो गया, ये मेल मान लेते हैं और ये फीमेल मान लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इस तरह का आपको उसका आएगा, जैसे घंटी होता है इस तरह से घंटी होता है, घंटी यानी इस तरह से घंटी की तरह से, यानी यहां फिर यहां और फिर यहां इस तरह से। तो जिस तरह से घंटी होता है उस तरह से। अब यहां आप देखेंगे तो ये 0 मिलियन है, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, ठीक इसी तरह से याद रखें। अब ये मेल और ये मेल है और ये फीमेल है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, मेल और फीमेल को आप देख। तो ये आपको जो नजर आएगा ये नजर आएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। उसी के आगे हम लोग देखते हैं तो दूसरा जो आता है वो ह्रासमान जनसंख्या आता है। तो इसका शीर्ष जो होता है वो शंकु के आकार का हो जाता है, ठीक जैसे हम लोग यहां देखे थे कि ये त्रिभुजाकार था, तो ठीक उसका अपोजिट हो जाता है। तो ह्रासमान जनसंख्या का अर्थ होता है कि वहां की जनसंख्या जो है वो आपको डिक्लाइन कर रहा है, घट रहा है, यानी वहां जन्म कम हो रहा है और मृत्यु भी कमी हो रहा है, लेकिन उसके मुकाबले में मृत्यु ज्यादा हो रहा है, जन्म कम हो रहा है। इसका मतलब है कि वहां आपका पॉपुलेशन गिर रहा है, पॉपुलेशन ह्रासमान है। तो इसमें पिरामिड जो है संकीर्ण आधार होगा, ठीक जिस तरह से हम लोग देखे थे कि पिरामिड वाला जो अंडर डेवलप कंट्री या डेवलप कंट्री का था, एकदम शंकु के आकार का, उसका चोटी के तरह से उसका ये था, पिरामिड की तरह से था, ठीक उसका अपोजिट अब यहां हो गया, उसका आधार ही संकीर्ण हो जाएगा, उसका आधार ही वहां उतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे जो आपका आधार बड़ा दिखाई देगा। तो यहां आधार आपको शंकु के आकार का होगा और शीर्ष जो होगा वो निम्न मृत्यु और जन्म के दर को आपको उसको दर्शाएगा। इस तरह से आप देखें तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये दर्शाएगा। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि विकसित देशों में इस तरह की होती है, जैसे कि जापान इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो विकसित देश खास करके अभी कुछ ही दिन में, जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं इन सबको जाइए घर पे एक बार रिवाइज करें, और रिवाइज करने के बाद आप उसमें करेंगे क्या कि थोड़ा करंट पे भी ध्यान दें कि क्या करंट से इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही बीबीसी में एक न्यूज आई थी जिसमें यह था कि जो जापान की जनसंख्या है वो इतनी तेजी से बूढ़ों की जनसंख्या हो रही है, क्योंकि वहां जनसंख्या घट रहा है, ह्रासमान जनसंख्या है। तो जब ह्रासमान जनसंख्या है यानी घट रहा है, इसका मतलब यह हो गया कि आप देखें कि जब ह्रासमान जनसंख्या है तो इसका मतलब है कि वहां यंग पॉपुलेशन नहीं होगा, यानी जो 15 से 59 साल के बीच का पॉपुलेशन कम है।
अब कम है तो कितना आप रोबोट पे काम करेंगे, कितना टेक्निक से करेंगे, इंसान तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके लिए उसने क्या किया था कि पूरे वर्ल्ड से इनवाइट किया था कि जो आना चाहते हैं आ जाएं, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा जापान में काम करने के लिए। तो इस तरह से है। तो इस तरह से जनसंख्या जो है ये एक कभी कभी आप ज्यादा ओवर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि विकसित देश ने किया। तो अब उनको ये पता चल रहा है कि ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो आगे हम लोग इस पे देखेंगे। तो ये पिरामिड हम दर्शा रहे थे, तो अब पिरामिड पे ही चर्चा है हमारा। तो आगे देखिए, ये जैसे मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया का, आप देख ले। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है पिरामिड, जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपको घंटी के आकार का नजर आएगा। इस तरह से आप देखिए, ये देखिए घंटी है, ऐसे घंटी। अब इस तरह से आपको नजर आएगा। अब ये दिया है कि टोटल 845,000 ये आपका मेल और ये इस तरह से। अब देखिए इस तरह से तो अब इसमें 95 से 99 साल का भी है। पुरुष में, फीमेल में देखिए तो 100 साल की भी, 100 प्लस की भी कुछ महिलाएं हैं। तो इस तरह से आप देखें तो इस तरह से 676 और ये, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया का 2016 के आंकड़े हैं। तो इस तरह का आपको घंटी के आकार का जो दिखाई देगा, इसका मतलब है कि स्थिर जनसंख्या है। यानी आप देखिए यहां से यहां तक लगभग ये बराबर चल रहा है। मतलब एज आप देख लें, ये क्या है 24 साल, यानी यंग होते होते जो बच्चे हैं, इसका मतलब है कि ये जो पैदा हो रहा है 0 से 4 यहाँ बच्चे, वो उतने मर नहीं रहे। ये 20 तक एकदम काफी लगभग आप देखिए स्थिर ही है, स्थिर ही है। और आप ये देखेंगे कि कभी कभी ये बढ़ जाता है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ जन्म दर और मृत्यु दर ही नहीं होता है, जनसंख्या बढ़ने का एक और कारण होता है। वो कारण होता है माइग्रेशन, यानी कि प्रवासन। उसको हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, और खास करके माइग्रेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, दूसरा है जापान। तो जापान का आप देख लें, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जापान में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी जो है वो सबसे बूढ़ा देश जो होता है, सबसे ज्यादा एज जापान के लोग जीते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो जापान में देखिए 100 प्लस में कितना है, तकरीबन आप देखेंगे तो 1.2 तो कुछ बिलियन में आपका आ जाएगा 100 प्लस की आबादी वाला। बाकी 99 से देखिए 90 से 94% में कितना लोग हैं, 2 मिलियन से भी ज्यादा, यानी 90 साल के लोग काफी वहां हैं। तो आप ये देख लें इस तरह से। तो ये देखिए अब इसका क्या होता है कि इसका आधार इस तरह से होगा। ये जैसे वो ये सीधा घंटी था, तो ऐसा नहीं होके यहां पे आपका ये शंकु के आकार का हो जाएगा। जिस तरह से एक लट्टू घुमाते हैं और उसका शंकु होता है, उस तरह से आपको ये शंकु आकार हो जाएगा। यहां देखिए, यानी इसमें इसका ये दर्शाता है कि इस तरह का जनसंख्या यहां घट रहा है। तो अगर आप देखें इस तरह की जनसंख्या, तो आप समझेंगे कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो यहां पे आप इस तरह से नोट्स में देखें, आप इस तरह से देखेंगे, खास करके इस तरह का आप आंकड़ा देख लें। इस तरह का आपको ग्राफिक्स पिरामिडल आएगा, इस तरह का मान लेते हैं। तो ये जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे एक घंटी के आकार का आ गया। तो ये घंटी के आकार का मतलब है क्या कि जनसंख्या स्थिर। उसी तरह हम लोग दूसरा देखेंगे, तो दूसरा इस तरह से बनेगा आपका, इस तरह से यानी इसका आधार काफी शंकु आकार हो जाएगा, जैसा कि एग्जाम्पल में हमने ये देखा। तो ये हो गया आपका जनसंख्या ह्रासमान, यानी
जनसंख्या घट रही है, यानी आपका ये जनसंख्या घट रही है, तो इस तरह का आपको पिरामिड मिलेगा। और इस तरह का आप देखेंगे तो ये देखिए जनसंख्या बढ़ रही है तो इस तरह का, जनसंख्या स्थिर है तो इस तरह का, और आगे देखेंगे जनसंख्या घट रही है तो इस प्रकार का आपको मिलेगा। तो ये था आपका एज और सेक्स के बीच में जो रेशियो था उस पे हमने दिखाया था जो कार्यशील जनसंख्या होता है। और जैसा कि मैंने बताया था जो कार्यशील जनसंख्या है वो आपको कहां से कहां तक है, वो आपको 59 से कहां तक, 15 तक, यानी ये कार्यशील जनसंख्या है। तो अब देखिए जापान के पास कार्यशील जनसंख्या क्या है, मेल, और ये कार्यशील जनसंख्या। अब आप बताइए अभी जो जापान के पास ये कार्यशील जनसंख्या है, अब कालांतर में सिर्फ उससे घट के इतना हो जाएगा तो फिर जापान के लिए बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि अब जो ये यंग पॉपुलेशन लेगा 15 से ऊपर वाला, तो ये तो काफी कम है इसके पास। इसीलिए जापान ने करंट में न्यूज में आया कि उसने कहा कि भाई हमारे देश में बूढ़ों की जनसंख्या, इसका मतलब ये हो गया कि आप जनसंख्या पे नियंत्रण करते हैं तो उसमें जो भी जनसंख्या की पॉलिसी बननी चाहिए उसमें आपको सोच समझ के बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कानून ला के कुछ भी कर दें, उससे क्या होगा कि आपके खुद अपने देश के ऐसे हालात हो जाएंगे कि आपको दूसरे देश से इंसान को मंगाना पड़ेगा कि भाई आओ हमारे यहाँ काम करने। तो इसीलिए एक ह्यूमन जो है, इंसान जो है, बहुत ही बड़ा दौलत है, बहुत ही बड़ा एसेट्स है। आप देखेंगे तो कोई भी इकोनॉमी के आधार प्रदान करने के। अब हम लोग ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं कि जो जनसंख्या है उसका ग्रामीण पॉपुलेशन और जो नगरीय संगठन है उस पर चर्चा करते हैं। तो खास करके हम देखें तो पश्चिमी देशों में, जैसे कि मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, कि पश्चिमी देशों में मतलब यूरोप, और आप यूरोप देख लें या फिर अमेरिका का या नॉर्थ अमेरिका का जो डेवलप्ड कंट्रीज है, कनाडा वगैरह, उसमें देख लें तो वहां आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक मिलेगी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बिहार, बंगाल, बिहार या उड़ीसा आप देख लें, यूपी देख लें, वहां से क्या होता है, जो मजदूर आते हैं वो ज्यादातर मेल आते हैं। यहाँ दिल्ली में या कहीं भी कोई बड़े बड़े शहर में आप जाते हैं तो वो मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वहां उसकी वाइफ, उसके बच्चे गांव में ही रहते हैं। तो जब उसके फैमिली गांव में रहते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस गांव का जो लिंगा अनुपात है वो स्त्रियों की संख्या आपको ज्यादा होगी। अब वही जो स्त्रियां होती हैं जो गांव में होती है, वही बड़े बड़े लोगों के पास या जो जमींदार होते हैं या जिसके पास जमीन होता है या फिर उनके पास भी जमीन है तो वो खेत में काम करती है, वो खेत में काम करके लाती है। तो इस तरह से जो खेत में काम करके लाती है, तो आप रूरल एरिया में देखेंगे तो स्त्रियों की जनसंख्या ज्यादा है, और अर्बन एरिया में देखेंगे तो पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है। ये क्या है, अनडेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग इंडिया वगैरह की तरह। लेकिन जब यूरोप में जाएंगे तो ठीक इसका आपको उलट मिलेगा। उलट अर्थात ये हो गया कि वहां जो होता है ज्यादातर जो मर्द होते हैं वो खेत में काम करते हैं, वहीं अपना बड़ा बड़ा फार्म है उनका, और वो जैसे कि अभी मैं बताऊंगा कि एग्रीकल्चर के बारे में, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बताऊंगा, जो प्राइमरी एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर, तो उसमें वो हाईली मैकेनाइज्ड टेक्निक से यूज करते हैं, यानी काफी आधुनिक तकनीक से वो कृषि करते हैं। इसकी वजह से उनको फायदा भी होता है। तो इसी तरह से देखेंगे कि नगरीय क्षेत्र में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में कम होती है, ठीक इसमें। एवं ये देखेंगे पश्चिमी देशों में एवं नगरीय क्षेत्र में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में कम होती है। लेकिन नेपाल, पाकिस्तान, भारत जैसे देश में ठीक इसके विपरीत स्थिति है। यानी जो मैंने बताया जो साउथ एशियन कंट्रीज है, इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इसमें साफ उलट आपको मिलेगा पश्चिमी देशों के। ठीक है, तो ये आपको ग्रामीण और नगरीय। अब हम लोग साक्षरता की बात करते हैं, यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन किस तरह से होता है हमारे पॉपुलेशन के अनुपात में। तो इसमें एजुकेशन में हम लोग देखें तो कोई भी देश, जैसा कि इवन अगर आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लें तो इंडिया में हम लोग मानते हैं कि जो
बिहार है या जो उस तरह का उड़ीसा है वो काफी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है भारत के संदर्भ में पूरा देखें तो। और उसमें सबसे डेवलप्ड अच्छा क्षेत्र माना जाता है, आपको केरल की आप बात कर लें तो केरल का साक्षरता दर क्या है, सबसे हाईएस्ट है। सबसे लो साक्षरता दर कहाँ का है, बिहार का है। तो अब सबसे लो बिहार का और सबसे, इससे उसका स्टेटस में कहा जाता है कि उसका डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। क्या अगर कुछ कंट्रीज यूरोप में आप चले जाएं तो बहुत सारे कंट्री जहां 100% लिटरेसी है, यानी वहां के लोग 100% साक्षर है। तो इसका मतलब यह हो गया कि इस साक्षरता का अनुपात भी काफी महत्वपूर्ण है। तो साक्षर जनसंख्या का अर्थ हो गया कि उसके सामाजिक और आर्थिक विकास का संकेतक है, इंडिकेटर है। इसका मतलब उसका इकोनॉमिक डेवलप भी हो रहा है और साक्षर भी है। सपोज कीजिए एक जाहिल किसान है जो कुछ नहीं पढ़ा है, एग्जाम्पल के तौर पे, उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं, वो सही से उसको मैनेज नहीं कर पाता। ठीक वही एक पढ़ा लिखा किसान है जो यूरोप में काम कर रहा है, वो शानदार तरीके से फसल उगाता है, वही फिर आपको सप्लाई करता है इंडिया, वही फिर ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई करता है फिर इंडिया, वही अमेरिका से सप्लाई करता है इंडिया। और इंडिया उससे जाते हैं मांगने के लिए कि भाई हमारे यहाँ पहले जैसे अमेरिका से गेहूं आता था तो वहां से मंगाते हैं कि भाई हमारे यहाँ फूड की कमी है, आप विदेशी मार्केट को खोल दो। भाई विदेशी मार्केट को हम क्यों खोलें, यहाँ के लोग को आप साक्षर बनाएं, यहाँ के लोग को साक्षर बनाएंगे, यहाँ टेक्निक आप उनको बताएंगे तो वहां वो अच्छी फसल कर सकते हैं। क्योंकि भारत में तो जमीन की कोई कमी नहीं है, आप देखेंगे तो किसान उसको सही तरीके से उपयोग किस तरह से करे, तो वो अगर टेक्निक, वो साक्षर अगर किसान हो तो वो काफी अच्छा कर सकता है। तो इसमें देखेंगे क्योंकि इससे क्या होता है, जो जीवन स्तर है उस तरह से महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधा की उपलब्धता और सरकार की नीति, ये सारे का पता चलता है। इसका मतलब है कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लोग ज्यादा इलिटरेट हैं, इसका मतलब सरकार की नीति ही गलत है। सरकार चाह नहीं रही है कि लोग पढ़े, क्योंकि उससे सवाल पूछे। तो इस तरह से आप देखेंगे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां साक्षरता दर काफी कम मिलेगा और वो साक्षर पे, एजुकेशन पे जो है वो उतना तवज्जो भी नहीं देता है, वो ध्यान भी नहीं देता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको देखेंगे तो साक्षरता ये एक महत्वपूर्ण पैमाना है जनसंख्या संरचना को आंकने का। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में। तो अब हम लोग, ये शैक्षणिक हो गया, अब हम लोग देखते हैं व्यवसायिक संरचना। तो जैसे कि मैंने बताया जो वर्किंग फोर्स है या जिसको कहते हैं व्यवसायिक या कार्यशील जनसंख्या, जो मैंने आपको बताया था कि ये जनसंख्या जो है वो 15 से 59 साल के बीच में, अर्थात 15 साल का जब हुआ तो वो काम करना शुरू किया और 59 साल तक काम किया और 60 साल के बाद रिटायरमेंट, या ऐसा माना जाता है कि 60 साल के बाद अब वो काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से होता है। तो इसको अगर हम इस तरह से देखें तो इसको व्यवसायिक संरचना कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कार्यशील जनसंख्या जो होता है वो तकरीबन आप देखेंगे 15 से 59 साल के बीच में होता है और इसमें स्त्रियां एवं पुरुष दोनों आयु वर्ग में इसको नापा जाता है। यानी कि ये जो 15 से 59 साल है इसमें स्त्री भी और पुरुष भी है। तो इसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट कार्यशील जनसंख्या क्या करेगा, एग्रीकल्चर, कृषि, वानिकी, मछली पकड़ने का काम, कंस्ट्रक्शन में, निर्माण में, विनिर्माण में, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, वाणिज्यिक परिवहन और डिफरेंट सेवाएं, संचार के माध्यम में और अन्य वर्गीकृत सेवाओं में ये भाग लेते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से ये व्यवसायों में भाग लेते हैं। तो इस व्यवसाय के आधार पर ही इस व्यवसायिक संरचना को हम लोग इस तरह से देखते हैं। इस तरह से इनकी व्यवसायिक संरचना हम लोग देखते हैं। तो अब इसको इस तरह से देखिए कि इस तरह से देखिए कि अब हम व्यवसायिक संरचना को अगर देखते हैं तो व्यवसायिक संरचना को इस तरह से समझिए कि ये 15 से 59 साल तक की जनसंख्या जो है इसको हम लोग कहते हैं कार्यशील जनसंख्या, यानी वर्किंग फोर्स, यानी ये काम करने वाले होते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया कि अगर इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज
यानी इसको आप हिंदी में लिखें तो प्राथमिक गतिविधि। तो अगर प्राथमिक गतिविधि में ज्यादा लगा हुआ हो, यानी इसकी पॉपुलेशन ये अगर इसमें हो, तो इसका मतलब हो गया कि वो कंट्रीज या वो नेशन दुनिया का जो भी है वो क्या है आपका अंडर डेवलप है, अंडर डेवलप है, या तो अंडर डेवलप है या फिर डेवलपिंग है। तो अगर ये प्राथमिक गतिविधि में ज्यादा संलग्न है ये कार्यशील जनसंख्या, तो उसको हम लोग कहेंगे अंडर डेवलप। अगर हम देखेंगे द्वितीयक गतिविधि या तृतीयक गतिविधि, दो तरह के गतिविधियां, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम देखें ये कि अगर द्वितीयक गतिविधि में शामिल है कोई, तो इसका मतलब है कि वो डेवलप कंट्री है या डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कर रहा है, तो वो भी आपको डेवलपिंग से लेके डेवलप की तरफ जा रहा है। और ये तृतीयक गतिविधि उससे ऊपर के जो भी एक्टिविटीज ज्यादातर जो कंट्रीज में होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा होते हैं, वो आपको डेवलप हो जाता है, खास करके यूरोप में देखेंगे। तो इसी तरह से देखें तो आपको द्वितीयक गतिविधि जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम ज्यादातर चाइना में होता है। आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारे जो चाइनीज माल है आप जानते हैं कितना आता है, तो इस वजह से आप देखेंगे तो ये, और चूंकि प्राथमिक गतिविधि भी वहां होती है, तो इन दोनों को मिला के चीन अभी भी इतना तरक्की कर चुका है, विश्व की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका को भी कुछ दिन पहले पछाड़ दिया, उसके बावजूद भी चीन डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री में आता है। तो अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो वो चीन डेवलपिंग कंट्री में आएगा। तो इस तरह से आप देखें तो ये आपका व्यवसायिक संरचना इसका होता है। तो इसमें डिफरेंट है, जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी एक्टिविटीज में अगर होगा तो मछली पकड़ने का काम, इसी तरह से कृषि वगैरह, निर्माण का कंस्ट्रक्शन मजदूर होता है। उसी तरह से कुछ ऐसे होता है कि जैसे वाणिज्यिक परिवहन की बात कर ले, वित्तीय संस्थान है, वित्तीय सेवाएं होती है, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये हम लोग, ये जो होगा अब हमारा, ये सारी चीजें जनसंख्या देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने देखा कि जनसंख्या किस तरह से डिफरेंट आप देखे कि इसका एस्पेक्ट हम लोग देखे कि जनसंख्या कैसे बना, किस तरह से हुआ, और हमने इसका सभी संरचना देखा, किस तरह से इसका लिंग आयु पिरामिड जो होता है, यानी जनसंख्या पिरामिड कैसे कैसे दर्शाता है, कहाँ जनसंख्या कम हो रहा है, कहाँ जनसंख्या बढ़ रहा है, कहाँ जनसंख्या स्थिर है। ये तीन पिरामिड हमने आपको एग्जाम्पल की तरह दिखाया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो जनसंख्या या जो हमने पढ़ा व्यवसायिक संरचना जनसंख्या, ये आखिर महत्वपूर्ण है क्या। और इसमें जैसा कि मैंने बताया कि अगर 15 से 59 साल के बीच में ज्यादा पॉपुलेशन भारत में है, और भारत की व्यवसायिक जिस तरह से हम जानते हैं कि कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले से आप देख रहे किस तरह से कोविड ने पूरी तरह से हमारे इकोनॉमी को नुकसान किया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज, जैसे आप लोग को मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर ये कोविड नहीं होता तो ऑफलाइन आप पढ़ते, तो ऑफलाइन पढ़ने का एक अलग तरीका होता है। तो इसी तरह से ये ऑनलाइन में अब जो हम लोग ये देख रहे हैं, तो इस हिसाब से अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो आपको पढ़ेंगे मानव विकास। ये सारी चीजें जनसंख्या का जो एनालिसिस किया जाता है, क्यों किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये मानव ही हमारी असली संपत्ति है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें, मानव विकास के बारे में, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब जहां तक आगे है मानव विकास की बात अगर हम करें, तो सबसे पहले आप इसमें अक्सर आता है कि मानव विकास कहते किसको है। तो इसमें 2 प्रमुख व्यक्ति थे, एक तो अमर्त्य सेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और अमर्त्य सेन और उसके साथ ही जुड़े हुए थे महबूबुल हक। ये 2 लोगों ने मिलकर
एक थ्योरी रखी और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो जनसंख्या है, ये जो जीडीपी, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी देश की जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा डेवलप मानते थे। लेकिन अक्सर ये देखा जाता था कि इस जीडीपी के कारण उस देश के कुछ सेक्शन में, यानी उस देश का अगर आप देखें तो कुछ सेक्शन में यानी 2% आबादी, और इधर आपका 2 नहीं, इसको आप मान लें कि इसको 10% आबादी मान लें, 10% से भी कम मान लें, यानी हाँ इसको आप 90% आबादी जो था वो, और इधर मान लें 10% आबादी। तो अब रिसोर्स जो है, यानी जो हमारा जो जीडीपी बढ़ रहा है, इसमें जो देख रहे हैं धन आ रहा है वो कहां से आ रहा है और कितना इसका हो रहा है। तो इस जीडीपी या जो धन है इंडिया का, उसमें 10% लोग के पास ही 90% दौलत है, यानी 90% वेल्थ है, यानी दौलत है, और बाकी जो ये 90% लोग हैं इसके पास सिर्फ 10% है। अब इससे समस्या यहां उत्पन्न होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या वरदान है या अभिशाप, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप फिर जनसंख्या पे कैसे आंसर लिखेंगे? तो उसमें आपको देना पड़ेगा दोनों तक। आप ऐसा नहीं है कि वन साइडेड बोल देंगे कि जनसंख्या बहुत ही खराब चीज है, जनसंख्या की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं। आप ऐसा भी नहीं बोल देंगे कि जनसंख्या बहुत ही अच्छा चीज है, ये भी नहीं। आपको देखना होगा, बैलेंस करना होगा कि देखिए यहां आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। 90% इधर है, 10% इधर है, 10% इधर, 90% इधर, आबादी इधर है। तो आप ये 10% को ही 90% सुविधा क्यों देते? आपको तो ऐसा करना चाहिए कि चलो जो 100% हमारा वेल्थ है इसको हम इक्वल तरीके से उस तरीका से बांटें, और इस तरह से बांटेंगे तब आपको समस्या का समाधान होता हुआ नजर आएगा, तब आपको पॉपुलेशन बुरा नहीं लगेगा। चूंकि यहां 100 आदमी है, उसके पास अरबों खरबों का दौलत है, और यहां 1 करोड़ आदमी है, उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं। तो इस तरह का जो ये जीडीपी से आता था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते थे, इसके कारण ये परेशानी उत्पन्न हुई। क्योंकि पहले जितने भी इकोनॉमिस्ट थे इसी के आधार पर देते थे, और आप जानते हैं कि जनसंख्या ऐसे बढ़ रही है वैसे बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2 बच्चे पैदा करते हैं जनसंख्या में, 2 बच्चे, तो जनसंख्या स्थिर रहती है, यानी, और अगर अगर बच्चे पैदा आपके होते हैं तो जनसंख्या घट रही है। तो ये भी हमेशा ध्यान रखिए। और जब जनसंख्या घटेगा तो फिर जो मैंने अभी बताया था कि जापान का हालत था वैसा होगा। तो अगर इस तरह का आपके लेख लिखना हो तो आप ये देखिए कि जनसंख्या को किस तरह से सकारात्मक चीज में आप लगाएं। अभी देखिए चीन, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी चीज को मैन्युफैक्चर करता है, पूरे दुनिया में फैलाता है। तो सबसे बड़ा इकोनॉमी होने का कारण उसके पीछे सबसे बड़ा ताकत है उसकी जनसंख्या। तो जनसंख्या जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है किसी देश के लिए, खास करके उसको आगे ले जाने के लिए। अब सवाल है कि जनसंख्या को आप लीड कैसे करते हैं, जनसंख्या का सुविधा किस तरह से देते हैं। अगर आप जनसंख्या को सुविधा नहीं देंगे, वो भूखे मरेगा तो वो चोरी डकैती तो करेगा ही, उसके पास तो कोई दूसरा चारा नहीं है। तो आप ये कहेंगे क्यों चोरी डकैती कर रहे हैं? क्योंकि एक बड़े उद्योगपति है, उनके पास अरबों खरबों है, वो ऐसे चलता भी है, आप देखेंगे तो वो सोने के जहाज पे चलेगा, सोने के कार पे चलेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति को पांव में चप्पल भी नहीं है। तो इस तरह से जो असमानता है, और ये आपको अक्सर यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और आप जैसे मैंने बताया कि आप करंट भी देखते रहे, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो या कोई भी ज्योग्राफी हो, तो उसमें आपको करंट देखना पड़ता है। अभी ऑक्सफैम में एक सामाजिक संस्था है, उसका इनइक्वालिटी रिपोर्ट आया है, उसमें आप देख लीजिए कि चंद लोग जो है पूरे दुनिया में वो इस पे कब्जा की हुई, पूरे 90% दौलत पे कब्जा किए हुए। तो इस तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, तो इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, मानव विकास कल पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में, तो मानव विकास में इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सम विभाजन। अब हम लोग आगे कल देखेंगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसका पिलर क्या क्या है, इक्विटी है, उसके बाद लिबर्टी है, ये सारी चीजें हम लोग कल ह्यूमन डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। तो उसमें एक एग्जाम्पल मोटे तौर पे आप देखें तो
समता का एग्जाम्पल इस तरह से है कि सपोज कीजिए एक यहां ऐसे है और एक ये फील्ड है, ये दीवार है, ठीक है, दीवार है, और यहां कोई क्रिकेट का मैच या कुछ हो रहा है, तो एक आदमी है जिसकी लंबाई इतनी बड़ी है, वो यहां से ये खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, और एक है जिसकी लंबाई इतनी बड़ी है, एक है जिसकी लंबाई इतनी बड़ी है। अब तीनों को आप एक एक बेंच दे दिए, यहां यहां यहां, तो ये तो पहले से ही देख रहा था, तो ये और ऊंचा हो गया, ये ठीक से देख रहा है। इसको एक बेंच लगा दिए तो ये थोड़ा ऊपर चला गया, ये देखने लगा, लेकिन ये एक बेंच में तो नहीं देख रहा है। तो फिर क्या होगा कि ये तो बगैर बेंच का ही देख रहा था, तो यही रहने दो, तो इसका बेंच इस पे जोड़ दीजिए, 2 बेंच जोड़ दिए तो ये भी देखने लगा, तो ये भी देखने लगा, ये भी देखने लगा, ये भी देखने लगा, यानी अब तीनों वो मैच देख रहा है। तो यहां था कि यहां तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, एक एक बांट दिए थे, लेकिन ये सही नहीं था। अब इसको हम एक यहां लगा दिए तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस तरह से ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का था, और ये कल जो हम लोग पढ़ेंगे उस पे। और अब हम लोग ये हमारा अगला मानव विकास, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं, तो इस पे कल हमारा लेक्चर होगा। और अभी जनसंख्या पे मैंने आपको बताया, और जो अर्बन सेटलमेंट था उस पर चर्चा किया। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए और इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल।